ओके। सो अब हम पढ़ने लगे हैं अस्थमा। अस्थमा क्या है कि ये भी एक ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन होता है। और इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन जो होता है वो किसी ट्रिगरिंग फैक्टर की वजह से होता है या उसकी सेंसिटिविटी की वजह से होता है। अच्छा, ये जो डिज़ीज़ होती है इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं? क्लिनिकली पेशेंट जो होगा वो वीजिंग के साथ होगा, एक सीटी की तरह आवाज़ आती है सांस लेने के साथ, ब्रेथलेसनेस होगी, उसको चेस्ट टाइटनेस फील करेगा, कफ होगी। और कफ जो होती है वो ज़्यादातर नाइट टाइम या ब्रेथलेसनेस नाइट टाइम या फिर इन द अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा होती है। और अगर इसकी देखी जाए पैथोलॉजिकली करेक्टरिस्टिक्स तो वो क्या होंगे कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी, म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और साथ में इन्फ्लेमेशन होगी। क्लासिफिकेशन की जाए तो अस्थमा को दो तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, या तो ऑन द बेसिस ऑफ एलर्जन या एंटीजन किया जा सकता है कि या तो वो एटॉपिक एलर्जी होगी, मतलब कोई एक्सट्रिंसिक फैक्टर होगा जैसे डस्ट पोलन वगैरह जिसकी वजह से उसकी फैमिली हिस्ट्री है उससे, तो वो उस पेशेंट के अंदर होगी। या नॉन एटॉपिक होगी कि कोई हमें एविडेंस नहीं मिलेगा कि कोई एलर्जन वगैरह है वहाँ पे और उसकी सेंसिटाइजेशन थी और उसकी वजह से हुआ है। ठीक है, तो एटॉपिक और नॉन एटॉपिक। एटॉपिक में क्या होगा कि फैमिली हिस्ट्री होगी किसी एक खास ट्रिगरिंग फैक्टर से, जैसे पीनट से होती है, कुछ पेशेंट्स को पेंसिलिन से हो जाती है, किसी पेशेंट को पोलन से हो जाती है। ठीक है, और नॉन एटॉपिक के अंदर हमें कुछ खास एलर्जन नहीं मिलेगा, लेकिन उसके अंदर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस वगैरह और वो मतलब करवा सकते हैं। दूसरा है, इसको क्लासीफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ एजेंट्स। अब एजेंट्स क्या हो सकते हैं? सीजनल एजेंट्स जैसे कि पोलन हो गया, कुछ पेशेंट्स के अंदर स्प्रिंग सीजन में पोलन जब ज़्यादा होते हैं तो उनको हो जाता है। एक्सरसाइज इंड्यूस्ड हो सकते हैं कुछ लोगों को ड्रग से हो सकता है। तो ये उन्हीं एजेंट्स की बेस पे हम इनको क्लासिफाई कर रहे हैं। उनके ऑक्यूपेशनल अस्थमा हो गया, जैसे किसी को वुड की डस्ट से एलर्जी होती है, किसी को भूसे से होती है, मतलब ये ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकते हैं अस्थमा के। अच्छा, अब आ जाएं हम लोग एटोपिक अस्थमा को ही मेनली लेके चलेंगे। एटोपिक अस्थमा में क्या होता है कि IgE मीडिएटेड टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं, ये मेन बात है। फैमिली हिस्ट्री होगी उसको किसी न किसी एलर्जी से, जैसे एक्जिमा होगा, यूटिकेरिया होगा, हे फीवर होगा, स्किन रैशेस मतलब, और हे फीवर मतलब स्नीजिंग वगैरह। ठीक है, उसके अलावा कोई ना कोई एलर्जन ज़रूर होगा, मतलब ट्रिगरिंग फैक्टर। डस्ट होगा, पोलन होगी, एनिमल का वेस्ट प्रोडक्ट्स हो सकता है, या उसका भूसा हो सकता है, या कुछ फूड्स हो सकती हैं, फ्लेवर्स हो सकते हैं जिनसे एलर्जी हो सकती है। ठीक है, स्किन टेस्ट पॉजिटिव होगा। ठीक है, नॉन एटॉपिक बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगा, उसमें ना हमें एलर्जन मिलेगा, ना टाइप 1 IgE मीडिएटेड एंटीबॉडीज़ होंगी, ना हमारे पास उसमें कोई एलर्जन होगा। ठीक है, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, स्मोक की वजह से भी हो सकता है। ड्रग इंड्यूस होता है, जैसे एस्पिरिन से होती है लोगों को सेंसिटिविटी। एस्पिरिन क्या करती है? साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे, आपको पता होगा साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे जो होता है वो क्या करता है? ल्यूकोट्राइन्स बनाता है, और ल्यूकोट्राइन्स क्या है? ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर्स हैं। तो ये आपको जस्ट बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। ऑक्यूपेशनल अस्थमा हो गया, आपको बताया कि पेशेंट्स को डिफरेंट केमिकल से, डिफरेंट डस्ट से, डिफरेंट परफ्यूम्स की खुशबू से, तो उनसे एलर्जी हो जाती है। एक हाइजीन हाइपोथेसिस है अस्थमा से रिलेटेड, बेसिकली अस्थमा नहीं एलर्जी से रिलेटेड है, कि जो लोग बचपन में एक्सपोज नहीं होते ज़्यादातर टॉक्सिन से, या उनको बचपन में कोई एलर्जीज वगैरह नहीं होती, उन पेशेंट्स के अंदर चांसेस ज़्यादा होते हैं अस्थमा होने के, एज़ कम्पेयर टू ऐसे बच्चे जो कि नॉन हाइजीनिक इन्वायरमेंट में ग्रो अप करते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि उनकी बॉडी जो होती है वो इम्यून होती है टू दोज एंटीजेंस। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग एटोपिक अस्थमा के ऊपर। मेनली एटोपिक अस्थमा की पैथोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है और ये बहुत आसान है। आपने पीछे पढ़ा होगा कि हमने हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस पढ़े थे, उनमें टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पढ़ा था, बिल्कुल वही है। अब इसमें आपने ख़ास तौर पे रिलेट करना है लंग्स के साथ। सबसे पहले क्या होता है, दो प्रोसेसेस होते हैं इसकी जो हम पैथोलॉजी पढ़ेंगे। मेन क्या चीज़ें होती हैं? एक है कि इसमें पहले सेंसिटाइजेशन होती है, दूसरा प्रोसेस होता है री एक्सपोजर के, जिसकी वजह से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होने से पहले जो सेंसिटाइजेशन का प्रोसेस है वो किस तरह होता है? कोई एंटीजन है, जैसे पोलन कर लें, डस्ट कर लें, कुछ भी हुआ, उसको इनहेल किया उस पेशेंट ने। अब एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस होते हैं, डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं, उसने उसे इनगल्फ कर लिया और उसके ऊपर MHC1 रिसेप्टर्स होते हैं, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है,
उसके ऊपर उसने उसे प्रेजेंट कर दिया। प्रेजेंट किसको किया? टाइप 2 हेल्पर सेल्स को, ठीक है। हेल्पर सेल्स ने क्या करना है कि कुछ मीडिएटर्स रिलीज करने हैं, जैसे कि इंटरल्यूकिन 13 रिलीज करना है, इंटरल्यूकिन 5 रिलीज करना है और इंटरल्यूकिन 4 रिलीज करना है। इंटरल्यूकिन 4 और 13 जो होते हैं वो आगे जाके बी सेल को स्टिमुलेट करते हैं, प्लाज्मा सेल्स बनते हैं और उससे क्या बनती है? हमारे पास एंटीबॉडीज़ बनती हैं। एंटीबॉडीज़ कौन सी बनेगी? इन दिस केस IgE एंटीबॉडीज़। वो IgE एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी कि लंग्स में प्रेजेंट मास सेल्स के साथ जाके FC पोर्शन के ज़रिए बाइंड कर जाएंगी। अब यहाँ पे ये बाइंड होगी IgE, ये पेशेंट जो है अब उस एंटीजन से सेंसिटाइज्ड है। इसका मतलब है कि अगर वो एंटीजन दोबारा आया तो हमारे पास रेडी पड़ा है पूरा धमाका खेज मटेरियल, ठीक है। इंटरल्यूकिन 5 क्या करते हैं? साथ में यूसिनोफिल्स। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो अस्थमा है उसके अंदर ये करैक्टरिस्टिक होता है कि यूसिनोफीलिया होता है, ठीक है। नॉर्मली यूसिनोफीलिया हम लोग देखते हैं पैरासिटिक इन्फेक्शंस के साथ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। तो अस्थमा में भी यूसिनोफीलिया भी हुआ। तो उसकी मेन रीज़न ये है कि टी हेल्पर सेल्स ने जो इंटरल्यूकिन 5 रिलीज़ किया उसने बहुत सारे यूसिनोफिल्स को रिक्रूट करने हैं और साथ में उनको एक्टिवेट करना है। इंटरल्यूकिन 13 की एक और जॉब भी होती है। इंटरल्यूकिन 13 एक काम तो ये करना है कि बी सेल्स को उसने स्टिमुलेट करना है। सेकेंडली वो क्या करेगा कि म्यूकोजल ग्लैंड्स को जाके सब म्यूकोजल ग्लैंड्स को जाके स्टिमुलेट करेगा और इंक्रीज्ड म्यूकस प्रोडक्शन होगी। तो ये हो गया प्रोसेस ऑफ सेंसिटाइजेशन। अब है प्रोसेस ऑफ री एक्सपोजर। अब प्रोसेस ऑफ री एक्सपोजर क्या होता है? यहाँ पे भी वही डायग्राम बनी हुई है, आपको मैंने बता दिया। ये कोई पैथोजेंस थे या इनको इनगल्फ किया डेंड्रिटिक सेल जो मैक्रोफेजेस ने उसको प्रेजेंट कर दिया टी हेल्पर सेल 2 पे, और टी हेल्पर सेल 2 ने क्या किया? इंटरल्यूकिन 5 रिलीज़ किया जिसने यूसिनोफिल्स को जाके स्टिमुलेट किया। इंटरल्यूकिन 4 जिसने बी सेल्स को किया, उसने एंटीबॉडीज़ बना दी IgE। और इंटरल्यूकिन 13 जिसने बी सेल को भी स्टिमुलेट करना है, एंटीबॉडीज़ भी बनानी है और साथ में जाके म्यूकस प्रोडक्शन भी ज़्यादा करनी है। तो ये समराइज हो गया सेंसिटाइजेशन का प्रोसेस। अब सब्सिक्वेंट जब एक्सपोजर होता है एलर्जन का तब क्या होता है? अब हमारे पास क्या पड़ा हुआ है कि IgE बाउंड है मास सेल्स के साथ, ठीक है, FC पोर्शन से। अब एक एंटीजन वही वाला दोबारा है, जैसे डस्ट हमने ऊपर एग्जांपल ली थी, दोबारा आई तो क्या होगा? उसको IgE ने फौरन से अपने साथ बाइंड कर लेना है। अब IgE खुद किससे बाउंड है? मास सेल से। मास सेल्स के अंदर आपको पता है बहुत सारे ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे केमिकल मीडिएटर्स होते हैं। तो अब क्या होगा? मास सेल एक्टिवेट होगा और मास सेल ने रिलीज कर देने हैं वो प्री फॉर्म्ड मीडिएटर, जैसे कि हिस्टामीन, प्रोटीएजेस, कीमोटैक्टिक फैक्टर्स, ठीक है, ये सारा को रिलीज कर देना है। उसके बाद क्या होगा? साथ में मास सेल की जो ये मेम्ब्रेन है वो डिस्ट्रॉय होगी, तो उसके अंदर से मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स जो होंगे वो फॉस्फोलाइपेज A2 होता है, उसके ज़रिए क्या बनाएंगे? एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड आके साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे और दूसरा लाइपोऑक्सीजनेस पाथवे से गुजरेगा, जिसकी नतीजे में प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनेंगे और ल्यूकोट्राइन्स प्रोड्यूस होंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा? दो तरह की रिएक्शंस होंगे, एक होंगे अर्ली फेज रिएक्शन और दूसरे होंगे हमारे पास लेट फेज रिएक्शन। अर्ली फेज रिएक्शन में 3 मेन चीज़ें होंगी, याद रखने। 3 मेन चीज़ें क्या क्या होंगी? ब्लड प्रेशर रिड्यूस होगा, दूसरी बात क्या होगी? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी, और तीसरी चीज़ होगी म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये किस तरह होता है? अगर आप अर्ली फेज रिएक्शन में देखें तो IgE ने आप क्या करना है कि ग्रैन्यूल्स वो जो रिलीज़ हुए हैं, जैसे कि हमारे पास रिलीज़ हुए हिस्टामीन रिलीज़ हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज़ हो गया, इंटरल्यूकिन ल्यूकोट्राइन C4, D4, E4 रिलीज़ हो गया। उन्होंने क्या करना है? उन्होंने जाके स्मूथ मसल्स को बाइंड करना है और उनकी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करा देनी है। सेकेंडली वेजोडाइलेशन कराएंगे जिसकी वजह से प्लाज्मा लीक होगा, एडीमा होगा, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। और तीसरा उन्होंने जाके म्यूकोजल ग्लैंड्स को और सब म्यूकोजल ग्लैंड्स को जाके स्टिमुलेट कर देना, उनकी हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया कराएंगे और म्यूकस प्रोडक्शन हो जाएगी। सिंपल एज दैट, ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है। फिर है लेट फेज रिएक्शन। लेट फेज रिएक्शन में क्या होता है कि यही कुछ और मीडिएटर्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर हो गया, उसके अलावा हमारे पास हो गया प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गए कुछ, ये सारे क्या करेंगे, और बहुत सारे केमिकल मीडिएटर्स होंगे, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर हो गया, इंटरल्यूकिन्स हो गया, वो सारे क्या करेंगे? आप क्रोनिक और एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगी, फिर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो सकती है, इन्फ्लेमेशन कराएंगे मेनली। अब इन्फ्लेमेशन होगी तो उसके नतीजे में क्या होगा? जो हमारे पास वॉल है
जो ब्रोंकियल वॉल है वो डिस्ट्रॉय होगी और वहाँ पे फाइब्रोसिस होगा, साथ में उसकी थिकनिंग भी होगी। वहाँ पे बहुत सारा, आपको पता है जब इन्फ्लेमेशन होती है उसकी हीलिंग प्रोसेस में डेपोजिशन ऑफ कोलेजन होती है, तो कोलेजन डिपॉजिट होगा, वो वॉल थिक हो जाएगी। तो ये सारा कुछ होगा लेट फेज रिएक्शंस के अंदर, ठीक है। और लेट फेज रिएक्शन में मेनली हो ये रहा होता है कि जो पहले मीडिएटर रिलीज हुए हैं उन्होंने और लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट्स और ईओसिनोफिल्स को अट्रैक्ट करना है ताकि क्या हो, इन्फ्लेमेशन हो। इन्फ्लेमेशन होगी तो अल्टीमेटली ये सारे आपको रिएक्शन नजर आएंगे जो मैंने आपको बताया। ओके, यही बातें लिखी हुई हैं यहाँ पे। इसमें हमारे पास जो मीडिएटर्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। मेजर मीडिएटर्स होते हैं, माइनर मीडिएटर्स होते हैं, और कुछ होते हैं जो कि हम अदर्स में क्लासीफाई कर लें, या आप कह लें कि उनको हम कहते हैं कि दे आर सस्पेक्टेड टू बी इन्वॉल्व। तो मेजर मीडिएटर्स हमारे पास ल्यूकोट्राइन्स होते हैं, एसिटाइलकोलिन होता है, इसके अलावा इंटरल्यूकिन 5 होता है, और गैलेक्टिन 10। ये क्या होता है, गैलेक्टिन 10 जो होता है ये हमारे पास जो ईओसिनोफिल्स होते हैं उनका एक कह लें प्रोटीन होता है, ठीक है। ये सारे होते हैं मेजर कंट्रीब्यूटर्स। फिर है माइनर कंट्रीब्यूटर्स। माइनर कंट्रीब्यूटर्स में हमारे पास कौन से आ जाते हैं, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर आ जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आ जाते हैं, और हिस्टामीन आ जाता है। फिर सस्पेक्ट्स हैं जो कि हम सस्पेक्ट करते हैं कि वो भी इन्वॉल्व होते हैं एलर्जिक रिएक्शंस ड्यू टू दिस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। उनमें हमारे पास आ जाते हैं इंटरल्यूकिन 4, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, उसके अलावा हमारे पास हैं न्यूरोपेप्टाइड्स हैं कुछ, नाइट्रोक्साइड है, और ब्रेडिकाइनिन्स है। तो आपको ये याद करने हैं, मीडिएटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट मीडिएटर्स आर इन्वॉल्व्ड इन दी प्रोसेस ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इन अस्थमा। तो उसमें आपने लिखने हैं, कॉलम्स बना लीजिएगा। मेजर मीडिएटर्स ल्यूकोट्राइन्स जैसे कि C4, D4, E4, एसिटाइलकोलिन और इंटरल्यूकिन 5 और गैलेक्टिन 10, ये मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं। फिर माइनर कंट्रीब्यूटर्स में हमारे पास एसिटाइलकोलिन, हिस्टामीन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, और कुछ सस्पेक्ट्स हैं इंटरल्यूकिन 4, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, नाइट्रिक ऑक्साइड, न्यूरोपेप्टाइड्स, ब्रेडिकाइनिन्स वगैरह। अब इसकी मॉर्फोलॉजी समझते हैं। मॉर्फोलॉजी बहुत आसान है। आपको पता है कि इसमें म्यूकस प्रोडक्शन हो रही है, हमने ऊपर पढ़ा पैथोलॉजी में कि कैसे म्यूकस प्रोडक्शन होती है। तो म्यूकस प्रोडक्शन होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, थिक म्यूकस प्लग्स लग जाएंगे, ब्रोंकस की जो ल्यूमेन होगा वो क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा इस तरह, ठीक है। अब म्यूकस प्लग्स हो गए। उसके अलावा ब्रोंकियल वॉल के अंदर क्या हो रही थी, इन्फ्लेमेशन, फाइब्रोसिस, तो ये क्या हो जाएगी, और कोलेजन डेपोजिशन हो रही है तो ये थिक हो जाएगी वॉल, इसकी वॉल जो होगी वो क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी। तो यही इसकी ग्रॉस एनाटॉमी में हमें नजर आएगी। और अब क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है, म्यूकस प्लग्स हैं, तो जो डिस्टल एरियाज होंगे, एयरवे स्पेसेस होंगी, वो क्या हो जाएंगी, डायलेटेड हो जाएंगी, और कुछ एरियाज जो होंगे लंग्स के एटिलेक्टेसिस का शिकार होने शुरू हो जाएंगे। तो ये इसकी ग्रॉस एनाटॉमी है। माइक्रोस्कोपी में क्या होगा, बहुत आसान है, 3-4 बातें हैं। हमने पढ़ा कि म्यूकस प्रोडक्शन हो रही है। अब जो म्यूकस होगा उसके अंदर क्या नजर आएगा हमें, म्यूकस को अगर हम देखेंगे तो म्यूकस के अंदर ईओसिनोफिल्स और जो डीस्क्वेमेटाइज्ड एपिथेलियल सेल्स हैं वो मिलके एक कास्ट बनाएंगे। मतलब एक, हम जब देखेंगे उसे माइक्रोस्कोप में तो हमें एक कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस नजर आएगी, स्पाइरल शेप, स्नेक की तरह, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्रक्समैन्स स्पाइरल्स, ठीक है। क्या है, बेसिकली म्यूकस के साथ डीस्क्वेमेटाइज्ड स्क्वेमस सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स, और साथ में हमारे पास क्या होंगे, ईओसिनोफिल्स। ये मिलके क्या बना रहे हैं, एक पैटर्न बना रहे हैं, स्पाइरल पैटर्न बना रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रक्समैन स्पाइरल। दूसरा क्या होगा, जो मैंने ऊपर बताया कि एक मेजर कंट्रीब्यूटर होता है गैलेक्टिन 10, ठीक है, जो कि बेसिकली है क्या, ईओसिनोफिल फॉस्फोलाइपेज बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करता है, कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस देता है, क्रिस्टल बनाता है इस तरह का, ठीक है, आपको नजर आ रहा है, एक रैंडम सी शेप है इसकी, ठीक है। इसको हम कहते हैं चारकोल लेडन क्रिस्टल्स। 2 चीज़ें हो गई, और तीसरी चीज़ हमें इसमें एक और नज़र आएगी जिसको हम कहते हैं सिरोला बॉडीज़, ठीक है, मैंने नीचे लिखा हुआ है कहीं, सिरोला बॉडीज़, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमें नज़र आती हैं। अब चौथी चीज़ जो हमें नज़र आती है वो होती है एयरवे रिमॉडलिंग। अब एयरवे रिमॉडलिंग में क्या होता है, ये नॉर्मल है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है, जो अस्थमा के अंदर हमें नजर आएगी मॉर्फोलॉजी। नॉर्मल में आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास बड़ी अच्छी सी एपिथेलियम है, इसके साथ गॉबलेट सेल्स हैं, फ्यू नंबर्स, लैमिना प्रोप्रिया बड़ा क्लियर है, इसके अंदर बहुत कम लिम्फॉइड एग्रीगेट्स हैं, स्मूथ मसल्स की बड़ी एक छोटी सी लेयर है,
और फिर ग्लैंड, सब म्यूकोजल ग्लैंड्स भी बड़े थोड़े सारे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या हो रहा है, म्यूकस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, एक चेंज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी हुई हुई है गॉबलेट सेल्स की, ठीक है, नंबर्स बहुत इंक्रीज हुए हैं, बहुत बड़े बड़े हुए हैं। दूसरा चेंज क्या आ रहा है हमारे पास कि बेसमेंट मेम्ब्रेन भी बहुत थिक हुई हुई है, देख रहे हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन बहुत थिक हुई हुई है ये। फिर हमारे पास क्या है कि आपने लैमिना प्रोप्रिया के अंदर बड़े कम से इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स देखे हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स वगैरह नज़र आ रही हैं, ठीक है। चौथी चीज़, स्मूथ मसल की लेयर यहाँ पे बड़ी थिन सी है, यहाँ पे स्मूथ मसल की लेयर बड़ी थिक हो गई हुई है। और ग्लैंड्स, सब म्यूकोजल ग्लैंड्स को देखें, इनकी कितनी ज़्यादा हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया हुआ है। तो ये हैं बेसिकली 4 ही बातें आपको याद करनी है। एक आपको याद करना है कि आपके स्पूटम के अंदर क्या नज़र आ रहा है, चारकोल लेडन सेल्स नज़र आ रहे हैं, क्रक्समैन स्पाइरल नज़र आ रहे हुए हैं, ईओसिनोफिलिया हुआ है, और फिर है एयरवे रिमॉडलिंग, जिसमें हमें अब 4-5 चीज़ें देखी कि आपकी म्यूकस लेयर बहुत थिक हुई हुई है। क्यों हुई हुई है? क्योंकि हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया ऑफ द गॉबलेट सेल हुआ है, बेसमेंट मेम्ब्रेन थिक हुई हुई है, मैक्रोफेजेस बहुत ज़्यादा है लैमिना प्रोप्रिया के अंदर, स्मूथ मसल की हाइपरट्रॉफी हुई हुई है, और ग्लैंड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हुए हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स भी आपको नज़र आएंगे। तो ये हमारे पास है इसकी बेसिक सी माइक्रोस्कोपिक पिक्चर। अच्छा, अब आ जाते हैं क्लिनिकल कोर्स के ऊपर। पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा? पेशेंट जो होगा वो एपिसोड्स के साथ आएगा, उसको एलर्जी हुई, उसकी वजह से उसे ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, उसके ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर गया, साथ में ही उसे एंजियोडीमा हो रहा होगा, सांस लेने में बड़ा मसला हो रहा होगा, वीजिंग होगी, चेस्ट टाइटनेस होगी। साथ में ही जब वो एक एपिसोड ख़त्म होती है तो वो एसिम्प्टोमेटिक हो जाता है अनटिल वो दोबारा ट्रिगर हो, ठीक है। स्टेटस एस्थमेटिकस के पेशेंट होते हैं जो स्वेयर फॉर्म ऑफ एस्थमा है, उसके अंदर स्वेयर साइनोसिस नज़र आती है और इवन पेशेंट की डेथ हो सकती है, ठीक है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस पायरोमीट्री पे हमें FEV1 रेशो कम नज़र आएगी, जिस तरह की एम्फाइसीमा में नज़र आती है, जिस तरह हमें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में नज़र आती है, लेकिन इसमें साथ में रेशो भी कम होगी, FEV1 टू FVC वैल्यूज़ जो होंगी वो ड्रॉप हुई हुई नज़र आएंगी, ठीक है। जहाँ तक ये बात क्लियर है, होप सो। और पेशेंट को एक्सेल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, ईओसिनोफिलिया बहुत ज़्यादा हुआ होगा, स्पूटम के अंदर जो चेंजेस होगी आपको मैंने बता दी, चारकोल लेडन सेल्स होंगे, क्रक्समैन स्पाइरल, क्रियोला बॉडीज़ होंगी। क्रियोला बॉडीज़ क्या होती हैं? बेसिकली क्लस्टर्स होते हैं कलमनर एपिथेलियल सेल्स के, जो कि शेड ऑफ करते हैं ब्रोंकाई से, ठीक है। ट्रीटमेंट हम इसका किस तरह करते हैं? हमने फार्मा में बड़े अच्छे से पढ़ा, शॉर्ट एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट देते हैं, साथ में इनहेलर्स देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और मिथाइलजेंथीन्स होते हैं, एमोट्रिप्टिलीन वगैरह वो देते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोफाइलैक्सिस के लिए हम ऑब्वियसली लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट भी दे सकते हैं, बीटा-2 एगोनिस्ट, और साथ में हम लोग इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद हम लोग जो मैंने आपको बताया था कि 2 हमने क्लासीफाई किया था, एटॉपिक एंड नॉन एटॉपिक, या इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक होता है जो कि बाहर से कोई एलर्जन वगैरह की वजह से होता है, टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, और दूसरा जो है जिसके अंदर हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन नहीं होता। इनमें डिफरेंस क्या होता है? एज ऑन सेट क्या है कि इसके अंदर यूजुअली 25 ईयर से पहले बच्चे को एलर्जी होती है, क्योंकि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होती है पेशेंट्स वगैरह पेरेंट्स की तरफ से, तो ये ऑन सेट इनका बड़ा जल्दी होता है, जबकि इंट्रिंसिक एस्थमा थोड़ा लेट होता है। फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है, एलर्जी होती है उसको किसी न किसी फॉर्म में, एलर्जेंस ऑब्वियसली इसके होते हैं, स्किन टेस्ट करते हैं वो पॉजिटिव होता है। ड्रग हाइपरसेंसिटिविटी ज़्यादातर नॉन एटॉपिक में नज़र आती है। IgE एंटीबॉडीज़ का लेवल इसमें एलिवेटेड होता है, उसमें नहीं होता, ठीक है। ब्रोंकाइटिस, नेजल पॉलिप्स के साथ इसकी एसोसिएशन नहीं है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस के साथ भी, जबकि जो इंट्रिंसिक है ये नॉन एटॉपिक है, उसकी एसोसिएशन होती है। ओके, सो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।